स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैरेलल इकोनॉमी के बारे में कि पैरेलल इकोनॉमी क्या होती है, ये किस तरह से रियल इकोनॉमी को या देश की इकोनॉमी को बर्बाद करती है, क्या क्या इसके हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं। अब जो पैरेलल इकोनॉमी होती है उसमें क्या क्या परचेज सेल करा जाता है। आर्म्स एंड एम्यूनेशन हो गए, ऐसे हथियार वेपन्स वगैरह हो गए, वो करे जाते हैं। ड्रग्स, अल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट करे जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो नशीले प्रोडक्ट होते हैं, नारकोटिक्स होते हैं, वो सब सेल परचेज करे जाते हैं। दूसरा क्या है, कॉपीराइट मीडिया, जो कॉपीराइट होता है वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। इसके बाद क्या है, फ्यूल्स वगैरह भी होता है। जैसे इस समय अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो जो ईरान है उसमें सैंक्शन की वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन वो फिर भी दूसरी कंट्रीज़ को पैरेलल इकोनॉमी के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहा है। स्विस बैंक में भी जमा होता है। फिर इसके बाद क्या है, व्हाट इज़ अ पैरेलल इकोनॉमी। अब आखिर पैरेलल इकोनॉमी क्या होती है। फीस एक्टिविटीज़ गो अनरिपोर्टेड, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो अनरिपोर्टेड है, किसी को रिपोर्ट नहीं करी गई है। अनमीजर्ड, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं आखिर वो कितनी है, ठीक है। सोसाइटीज़ करंट टेक्निक्स फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो अनरिपोर्टेड है, अनआइडेंटिफाइड है, ये सब क्या होता है कि ये पैरेलल इकोनॉमी का सिम्टम है, यानी कि इससे हम पैरेलल इकोनॉमी बोल सकते हैं। जैसे टैक्स लोग बचत करते हैं, स्विस बैंक में पैसा अपना जमा कर सकते हैं, ये सब क्या है, पैरेलल इकोनॉमी का ही पार्ट है। हाँ, फिर ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि अनरजिस्टर्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जो अनरजिस्टर्ड है, हम ये भी कह सकते हैं इनलीगल है। तो ये सब किस में आती है, पैरेलल इकोनॉमी में आती है। और जो ऑफिशियली कैलकुलेटेड जीएनबी और जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे अनरजिस्टर्ड होती है, मतलब इंक्लूड नहीं करी जाती है, ऐसे ट्रांजैक्शन जो जीडीपी जीएनपी वगैरह में इंक्लूड नहीं करे जा सकते हैं, वो पैरेलल इकोनॉमी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलीगल होते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग हिडन इकोनॉमी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके इम्पैक्ट मतलब दिखाई नहीं देते हैं, और सॉरी इम्पैक्ट तो दिखाई देते हैं लेकिन कहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है, अनरजिस्टर्ड होते हैं, अनऑथराइज्ड होते हैं, तो हमको मालूम नहीं चल पाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इनफॉर्मल इकोनॉमी इंक्लूड अनरिपोर्टेड इनकम, ऐसी इनकम जो रिपोर्ट नहीं करी गई है। इसके अलावा ये क्या बोलते हैं कि टैक्स को बचने के लिए, इसके लिए भी करते हैं। कुछ सैंक्शंस होते हैं, सैंक्शन इम्पोज करा जाता है, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ट्रेड से रिलेटेड, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, उनसे भी बचने के लिए लोग ये पैरेलल इकोनॉमी का यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या है, अब क्या, पैरेलल इकोनॉमी एग्जिस्ट ड्यू टू वेरियस रीजन्स, ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके कारण पैरेलल इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब पैरेलल इकोनॉमी इतनी हार्मफुल है फिर भी क्यों एग्जिस्ट करती है, तो उसके रीजन्स देखेंगे कि आखिर क्या रीजन्स हैं जिनकी वजह से पैरेलल इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। पहली बात क्या, हाई रेट टैक्सेस, ठीक है। जब टैक्स रेट हाई होगा तो लोग, ये बात श्योर है कि लोग क्या करेंगे, अपनी इनकम को छिपाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट होगी, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स पेइंग प्रोसीजर्स होते हैं, ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं टैक्स से रिलेटेड, जो बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जिसकी वजह से लोग उसको पे करने के बजाय उससे बचना पसंद करते हैं, अवॉइड करते हैं टैक्सेशन को, ठीक है। अब क्या है, पीपल बिलीव दैट मनी इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड बाय गवर्नमेंट। अब कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि गवर्नमेंट जो है उस मनी को अच्छे से यूज़ नहीं करता है, उनको सरकार के ऊपर विश्वास नहीं होता, इसकी वजह से भी वो लोग अपने जो टैक्स है वो समय से नहीं पेड करते, तो वही ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाती है। हाई इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन से क्या होता है, टैक्स भी उनको हाई पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग टैक्स पे करने से बचते हैं। इसके अलावा उनको रिटर्न नहीं मिलता, जब वो टैक्स समय से पे करते हैं तो उनको उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना वो चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर ये फीलिंग जनरेट होती है कि टैक्स ना दें, टैक्स को अवॉइड करें। अब क्या, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफिशियल इन करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब टैक्स कलेक्शन की जो एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, वो इतने ज़्यादा करप्ट होते हैं, तो लोग उनका मतलब अंदर से विल ही नहीं हो पाती है कि वो टैक्स को पे करें। इनसफिशियंट लॉस हैं, वो इनसफिशियंट है, इतने ज़्यादा बेहतर नहीं है कि वो सबसे टैक्स कलेक्ट कर पाए, या इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं जिनसे बच के लोग टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका अब ब्लैक मार्केट क्या है, ब्लैक मार्केट क्या होता है, विदाउट ट्रांजैक्शन, ठीक है। जब ऐसे ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं जिसमें टैक्सेशन नहीं दिया जाता है, वही ब्लैक मार्केट है। लॉ, जो कंट्रीज़ के लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उनसे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, ब्लैक मार्केट का सहारा लेते हैं। इसमें आर्म्स एम्यूनिशन हो गए, ड्रग्स वगैरह हो गए, इनकी सप्लाई होती है, तो ये सब ब्लैक मार्केट के अंडर में होती है। क्यों? क्योंकि ये इलीगल है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, करप्शंस होता है, रेगुलेशंस होते हैं, लीगल मोनोपोलीज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि
पैरेलल ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब मोनोपोली होगी तो जब सिंगल फर्म होगी तो इतना ज़्यादा हाई चार्जेस कर देगी कि इंडिविजुअल उसको पे नहीं कर पाएगा, और जब पे नहीं कर पाएगा उसको मजबूरी में ब्लैक मार्केटिंग करनी पड़ेगी। या कुछ एसेंशियल गुड्स होते हैं जिनको उन्हें मार्केट में वो नहीं खरीद सकता है, तो क्या करेगा, उसे नॉर्मल ही जनरली है कि वो इलीगल मार्केट से परचेस करेगा। जैसा अभी हम लोगों ने देखा था, ऑक्सीजन की सप्लाई के समय बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी ब्लैक मार्केट में, ठीक है। इसके अलावा क्या है, क्रिमिनल गुड्स स्टील कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, ठीक है। लीगल मार्केट प्राइस हाई रहते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं जो क्या करते हैं, ब्लैक मार्केट को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा क्या है, चीपर होता है, लीगल मार्केट से यहाँ सामान सस्ता होता है, लेकिन जब सप्लाई डिक्रीज होती है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे यही चीज़ें बहुत महंगी मिलने लगती हैं। अब इसमें कुछ डाटा दिया गया है कि इतनी मतलब पैरेलल इकोनॉमी इतना है, अब इसकी वजह से सरकार को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होता है, तो ये सब चीज़ें कही जाती है। ब्लैक इकोनॉमिक्स होती है जब सरकार को इससे टैक्स नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक ये होगा कि सरकार की रेवेन्यू घट जाएगी। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ब्लैक मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है या हार्मफुल इफेक्ट देता है। अब कंपोनेंट कौन कौन से हैं हम लोग अगर देखेंगे तो पहले हम लोगों ने पढ़ा कॉपीराइट मीडिया, कॉपीराइट भी एक तरह से इम्पैक्ट डालता है इसमें, ठीक है। करप्शन और ब्राइबरी, करप्शन और घूस लोग लेते हैं। इसका ड्रग्स, अल्कोहल, टबैको प्रोडक्ट हो गया, आर्म्स एंड एम्यूनेशन हो गया, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं या मिलिशिया ग्रुप्स होते हैं वो सब इसी तरह से ब्लैक मार्केट के थ्रू चीज़ों को सेल परचेज करते हैं। करेंसी एक्सचेंज में हो गया, हवाला हो गया, जब हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो इलीगल हो। फिर इसके बाद स्विस बैंक अकाउंट्स, हम लोग ये तो देखते ही हैं कि कितना ज़्यादा ब्लैक मनी स्विस बैंक अकाउंट में जमा है। अब आर्म्स एंड एम्यूनेशन क्या है, जब सिविल वार की कंडीशंस हो या टेररिस्ट हो, जैसे अभी हमास को देख लेंगे या अलकायदा को देख लेंगे, तो ये सब क्या है, ये आर्म्स एंड एम्यूनेशन की सप्लाई और परचेस सेल करते हैं वो ब्लैक मार्केट के थ्रू करते हैं। अब क्या, ड्रग, अल्कोहल एंड टबैको प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या इलीगल ड्रग ट्रेड होता है, क्योंकि ऐसे ये जो ड्रग कंजप्शन है ये इलीगल है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो सेल परचेज करते हैं इलीगल आइटम्स की। ये भी किसके थ्रू होता है, ब्लैक मार्केट के थ्रू होता है। और जब ये सब सेल और परचेज सारे ट्रांजेक्शन जब ब्लैक मार्केट के थ्रू होंगे तो सरकार टैक्स इन्वेड हो जाएगा, सरकार का टैक्स होगा वो कम हो जाएगा, जिससे इसमें बताया गया 8% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड रेवेन्यू, 8% मतलब टोटल जो वर्ल्ड की रेवेन्यू उसका 8% तो ब्लैक मनी में ही आता है, ठीक है। इसके बाद करेंसी एक्सचेंज में क्या होता है, डिफिकल्ट और इलीगल फॉर सिटीजन्स टू ओन मच और एनी फॉरेन करेंसी, ठीक है। कोई फॉरेन करेंसी मान लीजिए रखते हैं तो वो डिवैल्यू कर जाएगी या ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत कम हो जाएगी, तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम लोगों को हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं। करेंसी इज काउंटरफीट होती है। इसके बाद क्या, करेंसी हैज़ बीन एक्वायर्ड इलीगली एक्वायर कर देते हैं। लॉन्ड्रड बिफोर द मनी कैन बी यूज्ड, लॉन्ड्री कर देते हैं ना, लॉन्ड्री मतलब ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर क्या, करप्शन एंड ब्राइवरी। अब क्या, इंडिया इज 85 रैंक आउट ऑफ 79 कंट्रीज, ठीक है। इंडिया की इतनी ज़्यादा मतलब खराब पोजीशन है, करप्शन एंड ब्राइवरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब इसमें क्या, नियरली 4 ऑफ द 540 इंडियन पार्लियामेंट मेंबर फेस क्रिमिनल चार्जेस, तो ये सब भी ब्लैक मार्केटिंग का एक वो हो जाता है, करप्शन एंड ब्राइबरी का हो जाता है, क्योंकि करप्शन जो ब्राइब्स वगैरह लेते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन तो होता नहीं है, जिससे क्या होता है, ब्लैक मार्केट ओपन हो जाता है। अब इसमें डाटा दिया गया है कि ब्राइब क्या होता है, रूलिंग पार्टी क्या करती है, स्टेट एम्प्लॉय को क्या मिलता है, अदर्स क्या होता है, सिटी ऑफिशियल्स को क्या मिलता है, प्राइवेट कंपनी को क्या है, ठीक है। कॉपीराइट मीडिया होता है। हवाला क्या है, एन अल्टरनेटिव और पैरेलल रेमिटेंस सिस्टम, अल्टरनेटिव और पैरेलल रेमिटेंस सिस्टम। जब हम लोग किसी दूसरी कंट्रीज़ में अपना पैसा ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन प्रॉपर चैनल के मीडियम से ना होके वो किसी ऐसी एजेंसी के थ्रू करते हैं जो इलीगल होती है, इसी को हवाला कहते हैं। नॉर्मली ऐसा तब होता है जब हम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं या किसी भी मतलब अनऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल बैंकिंग से अलग होता है। डेवलप्ड इन इंडिया, अब मेक मिनिमल यूज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर ऑफ मनी टेक प्लेस बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर ऑफ नेटवर्क और हवालादार, ठीक है, हवलदार सी हवाला डीलर। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हवाला डीलर्स क्या कमीशन ले रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हम ये मान सकते हैं कि ये जो जनरल प्रॉपर ऑथराइज्ड चैनल होता है उससे थोड़ा सस्ते होते हैं, और ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी रिकॉर्ड नहीं होते, जिसकी वजह से लोग हवाला का यूज ज़्यादा करते हैं। हाउ डज हवाला वर्क, अब हवाला किस तरह से वर्क करता है ये दिया गया है। फिर क्या, वाई डज हवाला वर्क, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है
तो इसमें कम कॉस्ट होती है, जिसकी वजह से लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं, एफिशिएंसी होती है। हो सकता है प्रॉपर चैनल जो ऑथराइज चैनल है उनसे हम लोग इतनी जल्दी ट्रांसफ़र ना कर पाएँ, लेकिन इससे जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए। रिलायबल सोर्स होता है भाई, किसी ना किसी मीडियम से हम लोग गए होते हैं जिससे रिलायबिलिटी हम लोग को मिल जाती है, हम लोग एश्योर हो जाते हैं कि हमारा पैसा वहीं जाएगा जहाँ हमको भेजना है। लैक ऑफ ब्यूरोक्रेसी, हम लोग देखते हैं ब्यूरोक्रेसी में होता है दुनिया भर की फाइल करना पड़ता है, हम लोग को यहाँ से एक्सेस लेना पड़ता है, दूसरी जगह से अलाउ करवाना पड़ता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, हवाला का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो ब्राइब्स वगैरह भी लेते हैं, जिनसे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, हवाला का यूज करते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेल, कोई भी पकड़ने का मैकेनिज्म नहीं होता है। टैक्स इवेजन, टैक्स पकड़ा जाए, सॉरी टैक्स इवेजन, टैक्स भी बच जाता है। जब ट्रांजैक्शन शो ही नहीं करेगा तो उसमें हम लोगों को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। अब कंसिक्वेंस क्या होता है, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स वगैरह की सप्लाई होती है जो किसी भी कंट्री के लिए बहुत डेंजरस होती है। जो यूथ होता है वहाँ का बर्बाद होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट उतना आसान नहीं हो पाता। टेररिज्म एक्टिविटी जो आजकल बहुत ज़्यादा सिरदर्द हम लोगों के लिए बनी हुई है, इसमें भी हवाला का यूज होता है। स्मगलिंग में भी यूज़ होता है। वेलफेयर फ्रॉड, ठीक है, वेलफेयर फ्रॉड का मतलब क्या है, हम लोग ऐसी स्कीम में पैसा जमा करेंगे जिसमें वेलफेयर हो, लेकिन क्या होगा उसमें फ्रॉड कर दिया जाएगा। पैसा तो उन्होंने इसलिए इकट्ठा करा कि वेलफेयर के लिए, लेकिन उसको गलत चीज़ों में यूज करा जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग में भी यूज़ होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्मल शेयर मार्केटिंग में होता है। कंपनीज के शेयर जो, या कंपनी के जो कर्मचारी हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पहले जानकारी मिल जाए कि कंपनी क्या डिसीजन लेने वाली है, तो उनकी शेयर में जो फ्लक्चुएशंस होंगे वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, अपने फ़ायदा उठा लेते हैं। इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। कस्टम एंड टैक्स वायलेशंस होता है, कस्टम और टैक्स वायलेशंस होता है, टैक्स सरकार को नहीं मिलता है। गैम्बलिंग बेटिंग, गैम्बलिंग जुआ वगैरह के लिए, शर्त वगैरह लगाने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। जो कि ये अगर हम सब देखें एक मतलब एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव में देखें तो हम ये देखेंगे ये जितनी भी चीज़ें हैं सब इलीगल है, अनऑथोराइज्ड है, और किसी भी इकोनॉमी को मतलब तबाह करने के लिए डेंजरस हैं, हार्मफुल हैं। अब क्या, स्विस बैंक अकाउंट्स इज इंडिया पुअर, अब इसमें डाटा दिया गया है कि 45 करोड़ लोग पुअर हैं, फिर भी हम लोगों का बहुत सारा जो पैसा है वो स्विस बैंक में जमा है। ठीक है, अगर वो वापस आ जाए तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है इंडिया की वो सही हो जाएगी। फिर ये भी डाटा ये इंडिया का कितना है, रसिया का कितना है, यूके का कितना है, यूक्रेन, चाइना, दुनिया भर का दिया गया है। फिर यू मी एंड ब्लैक मनी, ब्लैक मनी नॉर्मली क्या करता है, डे टू डे लाइफ इफेक्ट करता है। इट्स अवर फॉल्ट, हम लोगों की फॉल्ट्स होती है। हम लोग बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनको मतलब उनका पक्का बिल नहीं लेते, जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है। अच्छा, हम लोग किस तरह से इससे इम्पैक्ट होते हैं कि जैसे बिल्स हो गया, उनका बिल नहीं लेते हैं। चाय पानी में जो पैसा खर्चा होता है उनका भी ट्रांजैक्शन वो नहीं करते हैं। प्रॉपर्टी फॉर सेल, सेल के समय भी इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। टैक्स इवेजन, हम लोग भी टैक्स से इवेड करने के लिए, टैक्स से बचने के लिए ये सब प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लैक मनी क्रिएट होती है। वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या होता है, बहुत बार सरकार इलीगल जो मनी होती है उसको वोटर्स में बांट देती है, जिसकी वजह से उनको वोट मिले। इसकी वजह से भी ब्लैक मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाता है। सो हाउ डज द ब्लैक मनी अफेक्ट यू एंड मी, अब हमको किस तरह से करता है। अब क्या करता है, ये नेशनल रिसोर्सेज को डायरेक्शन गलत दे देता है, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज होते हैं वो अच्छी तरह से यूज़ नहीं हो पाते हैं। अब क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी गलत होता है, अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम भी करप्ट होता है, जिससे डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। क्यों, क्योंकि वो वाली पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी जो पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चल रही है और वो पैसा इलीगल ला रही है। अब क्या, हवाला भी दिक्कत देता है। अब टेररिज्म इससे बढ़ता है, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री भी मतलब दिक्कत में आती है। इंटीग्रिटी, सबसे बड़ी बात इंटीग्रिटी, जो कंट्री की इंटीग्रिटी होती है उसमें भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। अब क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ बिग साइज अनरिपोर्टेड सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी है बिग हैंडीकैप मेकिंग अ करेक्ट एनालिसिस एंड फाउंडेशन ऑफ राइट पॉलिसीज फॉर इट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, हम तो नॉर्मली ऑथराइज्ड एक्सेस की जो चीज़ें होती हैं, लीगल चीज़ें होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मतलब पॉलिसीज बनाते हैं या डिसीजन मेकिंग करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर अफेक्ट करता है ब्लैक मनी को लेकर भी। क्यों, क्योंकि ब्लैक मनी भी इकोनॉमी को ऐसे ही इफेक्ट करती है जैसा नॉर्मल इकोनॉमी, सॉरी, जो वाइट मनी करती है। इट्स टाइम टू वी एक्ट, ये टाइम है जिसमें हम लोग एक्ट कर सकें। बहुत सारे वॉलंटरी डिस्क्लोजर, सरकार ने बहुत सारी ऐसे स्कीम्स चला रखी हैं जिसमें हम लोग वॉलंटरी डिस्क्लोजर कर सकते हैं अपनी इनकम को। जो ब्लैक मनी है उनको हम लोग कुछ ज़्यादा टैक्स पे करके उनको डिस्क्लोज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब क्या, डिक्रीज टैक्स इवेजन, टैक्स को टैक्स को हम लोग प्रॉपर तरीके से पे करें, ऐसे चीज़ें ना करें जिससे हम लोग टैक्स अवॉइड करते हैं।
आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आगे किसी दूसरे लेक्चर के साथ। थैंक यू।